बिहार में गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, अतीत की समृद्ध विरासत है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी क्या 20 साल हो गए नीतीश जी को, जिसमें मानकर चलिए कि ज्यादातर समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, लेकिन वो विकास का कमल उस तरीके से खेल नहीं पा रहा है, मोदी जी को या नीतीश जी को। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि मानना पड़ता है कि एंटी इनकम्बेंसी कई बार जो तात्कालिक जो सरकार तत्काल जो लोग होते हैं उन परिस्थितियों में होती है। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों के टिकट काटेगी, उस तरीके से नहीं काट पाई, बहुत से लोगों को रिपीट किया गया है। डबल इंजन सरकार के प्रति जनता के बीच में कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी केवल जो विपक्ष अर्थात महागठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इन दोनों नेताओं में है। लेकिन बार बार ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, विधायक मंडल दल तय करेगा, फिर कभी हो जाता है कि मतलब जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी इंतजार में अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोनों पद के लिए जो लोग हैं, अभी राष्ट्रीय देश का चुनाव नहीं हो रहा है, अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, तो नीतीश जी के अगले मुख्यमंत्री। उसी बिहार में ओसामा जब सामने होता है तो सामने अनंत सिंह भी होता है। तो सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर अपराधियों को क्या आप तय करेंगे कि वो चूंकि शहाबुद्दीन ने ख्यात खूंखार अपराधी था, उसका बेटा है, उसको नहीं रहना चाहिए, तो अनंत सिंह ने कौन से जो है मतलब जो साधु संत हैं और उन्होंने कौन सी समाज सेवा की? इसका उदाहरण है, अगर बिहार से पलायन रोक करके बिहार में लोग आकर के रोजगार खोजें, इस प्रकार का बिहार चाहिए, वो एनडीए बना सकता है। मोदी जी और नीतीश जी की यह जो एक जोड़ी है, जो एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है बिहार के लोगों के लिए? छठ माई का अपमान, या फिर वो बाहरी विदेशी, मतलब बाहरी विदेशी, उन्होंने कहा गुजराती, उन्होंने कहा कि इटालियन, तो ये सब जो मुद्दे चल रहे हैं, आखिर मूल मुद्दा क्या है? वह घोषणा ना पूरी होने वाली है। तो और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो एनडीए है, उसके द्वारा जो कहा जा रहा है वो किया जाने वाला, पूरा किया जाने वाला, बहुत कुछ करके हम लोगों ने दिखा भी दिया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को उनके 15 साल को पैक करके सही अगर देखो तो 20 साल में उन्होंने 40 साल बिहार को आगे किया। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर, आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार में हूं, और जब बिहार की बात होती है तो बिहार के जो राजनीतिक विजडम की बात होती है, जो राजनीतिक ज्ञान की बात होती है, उसकी लोग बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना ज्ञान, इतना उजाला, ज्ञान का प्रकाश, लेकिन ये क्यों लगातार विकास के रास्ते पर नए प्रतिमान गढ़ने के बजाय ऐसा लगता है कि वो अंधकार दूर नहीं हो पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहती कि लालटेन युग में वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या वो जो एलईडी युग नरेंद्र मोदी पूरे देश में लेकर आए हैं, क्या बिहार आज की तारीख में उस पे आ चुका है, या वो उस रास्ते पर उस तेजी से चल रहा है? वैसे तो बिहार पे आप तमाम लोगों से बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो आज एक शख्सियत है वो कुछ खास है। खास इस लिहाज से कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विजय मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके सारथी थे। अच्छा, ये भी संयोग है, ये सारथी थे और उनका नाम है केशव, केशव प्रसाद मौर्य। बहुत बहुत स्वागत है केशव जी आपका। तो केशव जी, कुल मिला के सवाल मेरा यही, बहुत सी बातें हो रही हैं कि बिहार में गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, अतीत की समृद्ध विरासत है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी क्या 20 साल हो गए नीतीश जी को, जिसमें मानकर चलिए कि ज्यादातर समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, लेकिन वो विकास का कमल उस तरीके से खिल नहीं पा रहा है। देखिए, बिहार का अतीत मतलब उस भ्रष्ट कांग्रेस के शासन को और जंगल राज श्री लालू प्रसाद जी के शासन को, ये दोनों को अगर उसमें अतीत में जोड़ेंगे तो बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा। बाकी बिहार का अतीत, बिहार का वर्तमान और बिहार का भविष्य उज्जवल है, बहुत संभावनाएं हैं, और वह संभावनाएं विश्वास में बदलने का काम 20 साल में श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने किया है। और 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। बिहार का भरोसा इस जोड़ी पर है। वह प्रत्याशियों को नहीं देख रहे हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। और
एनडीए के जो प्रत्याशी हैं इसके कारण उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और हम ये कह सकते हैं, जैसा कि अतीत बीच का मैंने कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का भ्रष्टाचार का और जंगल राज का जो कालखंड है उसको हटाते हुए अतीत, वर्तमान और भविष्य उज्जवल है और बहुत ही उज्जवल होने वाला है। पर केशव जी, आपने जब भी एक लाइन कही तो मैं उससे क्यों ले रहा हूं कि आपने कहा कि लोग देख रहे हैं मोदी जी को या नीतीश जी को, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि मानना पड़ता है कि एंटी इनकम्बेंसी कई बार जो तात्कालिक जो सरकार तत्काल जो लोग होते हैं उन परिस्थितियों में होती है। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों के टिकट काटेगी, उस तरीके से नहीं काट पाई, बहुत से लोगों को रिपीट किया गया है। तो कहीं इसीलिए अब चूंकि आप तो चूंकि तजुर्बेकार आदमी है, और वैसे भी मैं जब मुजफ्फरपुर में बैठा हूं तो खास बात है, मैं अभी एक नक्शा देख रहा था, उसमें 78 सीटें जो है वो आपके पाले में है, और ये सबसे कठिन इलाका है। खास बात ये तो मतलब यूपी तो खैर कठिन था, आप यूपी के थे निकाल लाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जब प्रत्याशी नहीं बदले जा पाए तो जो उनकी व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचेगी, इसीलिए आप पूरा मोदी और नीतीश पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष तक सत्ता रहने के बाद और 11 वर्ष से लगातार केंद्र में हमारी सरकार होने के बाद डबल इंजन सरकार के प्रति जनता के बीच में कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी केवल जो विपक्ष अर्थात महागठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इन दोनों नेताओं में है, श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव, कि उनको लगता है कि 20 साल से सत्ता थी और जनता नाराज होगी, इसके कारण से उनको सत्ता की मलाई खाने का मौका मिल जाएगा, जंगल राज फिर से वापस लाने का मौका मिल जाएगा, भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाएगा। तो जनता के अंदर सत्ता को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, नीतीश जी को लेकर के कोई नाराजगी नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई 20 साल तक सत्ता में रहे और कोई तीसरा कार्यकाल केंद्र की सरकार का अपना पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा हो और उसके प्रति कोई गुस्सा ना हो, यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगर प्रधान सेवक बनकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम 3-4 रहे न रहे, तो उसी प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी भी पूरे बिहार को अपना परिवार मान करके उसकी सेवा में अपने आप को खपा दिया है, अपने आप को लगा दिया है। और इसके कारण से यहाँ के मतलब चाहे युवा हो और चाहे बुजुर्ग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, मतलब सभी क्षेत्रों में उनके प्रति बहुत भरोसा है। तो केशव जी, जब आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो ये लगातार वैसे तो मतलब ये सवाल पूछा जा रहा है, मंचों रेडियो से बात हो रही है, लेकिन बार बार ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, विधायक मंडल दल तय करेगा, फिर कभी हो जाता है कि मतलब जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसके बाद खुलकर आप याद करिए ना कि कह दिया जाता है कि ये तो 2003-4 का चुनाव लोकसभा याद करिए, ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारे पास तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो बनेंगे, यूपीए का बताइए। तो ये क्यों कंफ्यूजन है सर, स्पष्ट क्यों नहीं? के अंदर विपक्ष यानी महागठबंधन के पास मुद्दा नहीं, इसलिए यह सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम कहें 2020 से और 2025 की जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा है और जनता दल यू के विधायक कम है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। अभी जो रिजल्ट आने वाला है बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, बहुत पूरे देश को, बिहार को ही नहीं पूरे देश को उत्साह से भर देने वाला रिजल्ट आएगा। लेकिन उस रिजल्ट के बाद भी श्री नीतीश कुमार जी को जो विधायक बनाने की एक औपचारिकता, नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री वो हैं और वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी जो भारतीय राजनीति के वर्तमान चाणक्य के रूप में उनको माना जाता है, जाना जाता है, उन्होंने खुले मंच से कहा है कि ना तो प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी है और ना तो बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी इंतजार में अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोनों पद के लिए जो लोग हैं, अभी राष्ट्रीय देश का चुनाव नहीं हो रहा है, अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, तो नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री। ठीक है, ये तो चलिए अच्छा कि आपने और ज्यादा स्पष्ट किया, लेकिन केशव जी ये सवाल इसलिए बार बार पूछना पड़ता है ना, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो सवाल उठाया था विपक्ष वो तो सवाल उठाएगा जैसे आप उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता बतौर पत्रकार मेरे मन में, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं,
विपक्ष कहता है कि सीटें कम आई हैं, बीच में ही मोदी जी को हटा दिया जाएगा। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं 29 तो छोड़िए, 34 में भी पीएम मोदी रहेंगे। उस समय तो ये बात नहीं होती कि संसदीय दल चुनेगा, संसदीय दल तय करेगा, फिर यहां पर विधानमंडल तय करने की बात क्या? भारतीय जनता पार्टी चूंकि संसदीय दल यानी भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2013 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। जब वो बने थे तो वो अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कोई दूसरा वहां है नहीं। और यहाँ पर भी श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको बनाने की कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए इस विषय को उठाता है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये मुद्दा केवल विपक्ष जानबूझ करके उठा रहा है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव ने एक कोई कार्यक्रम था, उसने श्री राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री कह करके संबोधित कर दिया। तो जो अगले प्रधानमंत्री संबोधित किए गए, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव का मतलब बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दो। तो ये तो मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखने जैसा हो गया कि तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। ये तो घोषणाबाजी हो गई। लेकिन धरातल पे ना तो उनको जनता का समर्थन है, ना उनकी सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार बनने वाली, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले। अच्छा केशव जी, मतलब हमने देखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कुछ तब्दीलियां हुई, तमाम देश में तब्दीलियां हुई, बिहार में मैं नहीं कह सकता कि तब्दीलियां नहीं, लेकिन गति जो है पिछले 2 दशकों में भी उतनी नहीं हुई। नीतीश के पहले कार्यकाल के लोग बड़ी सराहना करते हो। हमने यहाँ पर परिवर्तन देखा कि कैसे तमाम जो बाहुबली थे, उन बाहुबलियों का शुरू में राजनीतिक इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन अभी भले ही यूपी में बुलडोजर की बात होती हो, ऑपरेशन लंगड़ा की बात होती हो, लेकिन उसके पायनियर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार थे। उन्होंने बिहार को, जैसे अभी आपने कहा था ना एक इंटरव्यू में, मही निश्चर विहीन करने वाली जो बात आप कही थी, तो उन्होंने अपराधी विहीन करने की कोशिश की। लेकिन उसी बिहार में ओसामा जब सामने होता है तो सामने अनंत सिंह भी होता है। तो सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर अपराधियों को क्या आप तय करेंगे कि वो चूंकि शहाबुद्दीन ने ख्यात खूंखार अपराधी था, उसका बेटा है, उसको नहीं रहना चाहिए, तो अनंत सिंह ने कौन से जो है मतलब जो साधु संत हैं और उन्होंने कौन सी समाज सेवा की हुई है? इसका उदाहरण है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 20 साल से सरकार में, और सरकार में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं। इतिहास में क्या कैसे हुआ है मैं उसके बारे में बहुत तो नहीं जानता हूं, लेकिन हम अपराधीकरण के विरुद्ध है। राजनीति का अपराधीकरण किया जाए इसके हम लोग विरुद्ध हैं। एनडीए विरुद्ध है, नीतीश जी भी विरुद्ध है। इसको उस रूप में नहीं जोड़ना चाहिए। वो घटनाक्रम क्या है, और जहां तक शहाबुद्दीन जैसे अपराधी की बात है, वो तो इंटरनेशनल अपराधी था, और वो तो बिहार में एक बहुत बड़ा, जैसे यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां जैसे मतलब एक पूरा चैनल था, वैसे बिहार के अंदर शहाबुद्दीन ने एक चैनल खड़ा करके रखा हुआ था, वो पूरा नेटवर्क बना करके रखा हुआ था। तो जब ओस्मा को फिर से प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने बनाने का काम किया तो यह संदेश साफ हो गया कि वो जंगल राज की पुनर्वापसी चाहते, और उसका एक मैसेज जनता में गया है कि अगर सुशासन चाहिए, अगर विकास चाहिए, अगर गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, अगर बिहार से पलायन रोक करके बिहार में लोग आकर के रोजगार खोजें, इस प्रकार का बिहार चाहिए, तो वो एनडीए बना सकता है। मोदी जी और नीतीश जी की यह जो एक जोड़ी है, जो एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं, यह जोड़ी बना सकती है, और इस जोड़ी को लगातार जनता का समर्थन मिला। देखिए केशव जी, ये तो मुझे भी अब लगता है कुछ चीजों में कि ठीक है, नीतीश जी के पलटी मारने की बहुत बात की जाती है, पलटी मार कथा की भी बड़ी बात की जाती है, और ये सब चूंकि भविष्य में, अतीत में ऐसी चीजें हो सकी, भविष्य में मैं कह नहीं सकता। लेकिन एक बात तो बार बार इस बार मानी जा रही कि इस बार जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा पिछली बार की तुलना में, चूंकि चिराग पासवान जो इस बार एनडीए में है, चिराग पासवान जहां जहां उनके खिलाफ लड़े थे, माना जाता है कि 28 से 35 सीटें नीतीश कुमार ने लूज की। इस बार जेडीयू का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे छोटे भाई से बड़ा भाई भले ना हुआ हो, लेकिन बराबर का भाई तो बन चुका है। और एक तरीके से देखा है तो आप भी एनडीए की बात कर रहे हैं, मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एनडीए की बात कर रहे हैं, सामूहिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर जेडीयू बहुत ताकतवर होकर उभरती है तो फिर मतलब लगता है कि में जब बिहार के अंदर जनता दल यू की सीटें अधिक थी, मैंने कहा तब भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, भाजपा की सीटें अधिक हैं तब भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। गठबंधन में कोई अविश्वास नहीं है, और जहां तक सीटें भाजपा की या जनता दल यू की कम और ज्यादा होने की बात है,
तो मुझे लगता है कि एनडीए के सभी दल का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। 6 तारीख को भी पहले चरण का मतदान है, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, 14 तारीख को मतगणना है। और इसमें एक पिक्चर सामने 14 तारीख को ही आनी है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं तो पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, मेरे 78 सीटें जरूर मेरे पास पार्टी के द्वारा ये कहा गया इसमें फोकस करना है। आप सह प्रभारी हैं। बिहार के अंदर मुझे बाकी क्षेत्रों में भी चुनाव की सभाओं के लिए, बैठकों के लिए, कार्यक्रमों के लिए जाना होता है। तो मैं बिहार का जो करंट देख रहा हूँ वो करंट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। केशव जी, आपके हिसाब से मुद्दा क्या है बिहार के लोगों के लिए? छठ माई का अपमान, या फिर वो बाहरी विदेशी, मतलब बाहरी विदेशी, उन्होंने कहा गुजराती, उन्होंने कहा कि इटालियन, तो ये सब जो मुद्दे चल रहे, आखिर मूल मुद्दा क्या है बिहार के लोग के लिए? मुद्दा बिहार के विकास का है। बिहार में सुशासन बना रहे, यह मुद्दा है। और विकास तो के पथ पर बिहार आगे बढ़ गया, विकसित बिहार बनाने का है, औद्योगिक क्रांति बिहार में लाने का है। और लोगों को यह विश्वास है, पता है कि यह काम महागठबंधन नहीं कर सकता है, श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी नहीं कर सकते हैं, यह काम एनडीए कर सकता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी कर सकती है। तो जब यह कर सकते हैं तो इनके करने के भरोसे को जनता का समर्थन मिल रहा है और हम यह लाने का काम करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। और विशेष तौर से जो एक बहुत बड़ी क्रांति यहाँ महिला सशक्तिकरण को लेकर के आई है, मैं खुलेआम स्वीकार करता हूँ। अभी बिहार के अंदर जो श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, हम यूपी हमारा बड़ा स्टेट है, संयोग से वो विभाग भी मेरे पास है, लेकिन हम बिहार के बराबर अभी नहीं कर पाए हैं। हम बिहार के बराबर भी करेंगे, बिहार से अच्छा भी करेंगे। यहाँ से हम एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं, श्री नीतीश कुमार जी के शासन से एक सीख भी हमें मिल रही है। तो महिला उनका खुला समर्थन किसके साथ रहता है, तो एनडीए के साथ रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहता है। ये हमारी एक उपलब्धि है। और जहां तक विपक्ष की बात है, उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महागठबंधन की आएगी तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अब हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि यहाँ जातिगत सर्वे कराने के लिए कार्य हुआ, तो उसमें 2,96,00,000 परिवार का आंकड़ा बताया गया है। अब 2,96,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देना भारत के किसी राज्य के लिए संभव है क्या? भारत सरकार के लिए संभव नहीं है। उसके लिए जितना बजट चाहिए, बिहार में 3,17,000 करोड़ का बजट है। अब उसी से विकास भी करना है, उसी से वेतन भी देना है। वादे, जब झूठे वादे करने वाला व्यक्ति होता है, और बिहार की जनता समझदार बहुत है, वो पढ़े लिखे हो चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो समझते बहुत है कितना पैसा आएगा कहाँ से। श्री नीतीश कुमार जी, उन लोगों को विश्वास है कि नीतीश जी झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब एनडीए झूठ नहीं बोलता है, जो कहता है वो करता है। और महागठबंधन झूठा गठबंधन है, महाझूठ का एक मतलब एक केंद्र बन करके रह गया है। और इसलिए उनके प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया। जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने घोषणाएं की, वह घोषणा ना पूरी होने वाली है। तो और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो एनडीए है, उसके द्वारा जो कहा जा रहा है वो किया जाने वाला, पूरा किया जाने वाला, बहुत कुछ करके हम लोगों ने दिखा भी दिया। पर जैसे अभी राहुल गांधी ने जो छठ वाला बयान दिया था केशव जी, तो छठ वाले बयान में उन्होंने तो ये कहा था ना कि प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं अपने लिए बिस्लरी का पानी डाल के। ये तो नहीं कहा था कि छठ का अपमान किया, तो उसको छठ के अपमान से कैसे जोड़ रही भारतीय जनता पार्टी? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्री राहुल गांधी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम लोग नाम लेते हैं तभी श्री लगा के बोलते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राहुल गांधी से उम्र में कितने बड़े हैं, उनके प्रति पूरा एक चिट्ठा अगर उनका निकालो तो कितने अपमान भरे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया है। जैसे लगता है कि कोई श्री राहुल गांधी राजा हो और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, जो विश्व के सबसे आज लोकप्रिय और बड़े नेता हैं, वो कोई उनके सामने एक प्रजा के समान बैठे हुए हैं। ऐसी निम्नतम भाषा का प्रयोग करने का काम जो करते हैं, उनका तो अपमान करते हैं। जब इन्होंने यात्रा यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा क्या निकाली थी, उस समय उनकी स्वर्गीय माता जो राजनीति में नहीं थी, वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का संयुक्त मंच था, उससे गाली देने का काम किया गया, आप शब्दों का प्रयोग करने का काम किया, कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो प्रधानमंत्री जी के प्रति अब शब्दों का जो प्रयोग किया ही, लेकिन छठ पूजा का ड्रामा करने की बात उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया, उनकी स्पीच के अंदर है। उनको प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो नौटंकी करने जा रहे थे,
और छठ पूजा का ड्रामा करने जा रहे थे। तो ये शब्दों का प्रयोग करके बिहार एक बहुत आस्थावान मतलब प्रदेश है। और छठ माता की पूजा को लेकर के मैं तो इस बार पूजा का हिस्सा बना और मैं बहुत प्रभावित हूँ। मतलब मुझे ऐसा एक लग रहा था जब छठ पूजा के कार्यक्रम का मैं हिस्सा बना, तो एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी कि लग रहा था कि एक महाअनुष्ठान कोई ये हुआ है और एक महापर्व भी है। और मुझे बहुत मतलब अनुभूति ऐसी हुई जिसे मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। और इतनी गरीब हो अमीर हो, अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, सब छठ मैया की पूजा करते हैं। और छठ मैया की पूजा बिहार की धरती पे आकर के अगर श्री राहुल गांधी जी ड्रामा बताएंगे तो यह जो निर्जला उपवास करके 36 घंटे व्रत रखती हैं, उनकी आस्था का अपमान है। और इस आस्था का अपमान करने की सजा इस महागठबंधन को इसी चुनाव में मिलेगी। तो केशव जी, यही बस मैं जानना चाह रहा था कि ठीक है, निर्जला उपवास रखने वाली जो महिलाएं हैं वो राहुल गांधी को पानी पिला देंगी और यहाँ के पुरुष पानी पिला देंगे, आपकी बात मान भी लें। लेकिन जो प्रशांत किशोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं पानी पिला देंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं आपकी रीत नीति, आपके बड़े अच्छे मित्र भी रहे हैं और बड़ा उन्होंने पूरे प्रदेश में धमाल भी मचा के रखा हुआ है। किंग मेकर बनना और किंग बनना, इसमें दोनों में बड़ा अंतर होता है। चुनाव लड़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश में लहर थी और उनको पार्टी के माध्यम से कार्य करने का अवसर मिल गया। तो इसका क्रेडिट लेने का अगर वो प्रयास करते हैं तो वह नासमझी की श्रेणी में माना जाएगा। जहां तक बिहार में जन स्वराज पार्टी का है, थोड़ा बहुत इनका जो कुछ रहा भी होगा वह चुनाव की घोषणा से पहले था। आज की डेट में तो मुझे तो नहीं लगता है कि जन स्वराज पार्टी के किसी प्रत्याशी की जमानत भी बचने वाली है। एक उटकटवा साबित होकर के ये रह जाएंगे। इनकी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे उसमें से अधिकांश लोग संपर्क कर रहे हैं भाजपा के लोगों से। जब वो भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं कि नहीं हमारी जमानत भी नहीं बचेगी, हम भाजपा में आ जाएंगे, तो आरोप लगाते हैं कि हमारे प्रत्याशी को तोड़ लिया। हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें तो जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए हमारी एनडीए के जितने प्रत्याशी वो ऐसे भी जीत रहे हैं। तो इस प्रकार का वो आरोप लगाते हैं। मास्टर आदमी है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अभी स्वयं की पार्टी बना करके स्वयं को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करने की अगर उन्होंने जो थोड़ा प्रयास किया है उसका परिणाम कोई उनके खाते में आने वाला मुझे नहीं दिखता है दूर दूर तक। और प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है, वोट कटवा चुके आपने कहा, तो 1, 2, 4, 6 जो भी वोट काटेंगे भाजपा का नुकसान होता है? नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। हमारा मतदाता कोई प्रशांत किशोर जी का समर्थक नहीं है या हमारा मतदाता कोई श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव का समर्थक नहीं है। हमारा मतदाता राष्ट्र हित में मतदान करता है, विकास के लिए मतदान करता है, गरीब कल्याण के लिए मतदान करता है, महिला सशक्तिकरण के लिए मतदान करता है, विकसित बिहार के लिए मतदान करता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ऐतिहासिक काम हुआ जिसको मैंने पहले भी बताया, इन सब के लिए मतदान करता है। महिला सशक्तिकरण की तो आपने बड़ी खबर दी है कि बिहार से आप सीखकर उत्तर प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में इसकी जरूरत है। लेकिन सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण अभी और आ जाता है यहाँ पे कि प्रशांत किशोर की बात होगी, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर और है, AIMIM। और असदुद्दीन ओवैसी के लिए माना जाता था कि वो जो जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे उससे महागठबंधन का नुकसान होगा, वो वहां शामिल नहीं हुए। लेकिन एक बात बड़ी बिहार में सब लोग मजे लेके ले रहे हैं, चटकाए लेके। बोले पहले तो नीतीश जी क्या करते थे कि उनका असर आ जाता था बीजेपी पे। बीजेपी जो है गुजरात से यहाँ आते आते थोड़ी सेकुलर हो जाती थी। अब बीजेपी ने क्या किया है कि सेकुलर नीतीश कुमार को थोड़ा अपने रंग में ढाल लिया। खुद तो किसी मुसलमान को टिकट दिया नहीं और इस बार विधायकों की संख्या जो टिकट वो देते उनको भी कम कर दी। तो कुल मिला के भगवा रंग जो है मतलब तारी हो गया है जेडीयू पर भी। आप माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 का उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, और श्री नीतीश कुमार जी भी उसका अनुपालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वोट हमें कोई दे या ना दे, विकास की योजनाओं में हम लोगों ने भेदभाव न देश में किया है न बिहार में किया है। टिकट भारतीय जनता पार्टी तो तभी देती है जब जीतने लायक कोई होगा। हमारे पास जिताऊ कोई ऐसा अल्पसंख्यक मोर्चे का व्यक्ति नहीं था मुस्लिम प्रत्याशी बनाने लायक, इसलिए टिकट नहीं दिया। शहनवाज को भी नहीं दिया आपने? शहनवाज हुसैन आपके एक चेहरा होते थे। शहनवाज जी की जो सीट थी वहाँ समीकरण नहीं बन रहे थे तो वह सीट नहीं दी गई। और नीतीश कुमार जी ने जो टिकट दिए हैं ये उनका अपना दल है, एनडीए का हिस्सा है, वो उनका अधिकार है। लेकिन
बिहार की राजनीति में जैसी जरूरत है वैसा हमारे एनडीए के सभी दलों ने टिकटों का वितरण किया है और बहुत सामंजस्यपूर्ण, मतलब जिसमें अगर सबको मिलाकर के 243 सीटों का आप देखेंगे फिगर तो आपको ध्यान में आएगा, उसमें चाहे पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, सामान्य जाति के हों, सब मिलाकर के एक बहुत ही सामाजिक समीकरण का शानदार गुलदस्ता प्रत्याशी के रूप में है। और अगर दलों के रूप में देखेंगे, चाहे भाजपा, चाहे जनता दल यू और चाहे गठबंधन के हमारे और तीनों साथी, उन लोगों ने भी अपना समीकरण ध्यान रखा है और इसी कारण से हम लोग चुनाव भी बहुत अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़े। केशव जी, बस आखिरी के दो सवाल हैं। एक सवाल तो चूंकि आज प्रधानमंत्री की रैली थी मुजफ्फरपुर में और चूंकि आप खुद देख रहे थे सारी व्यवस्था, यहाँ पर उन्होंने जंगल राज और उन सब मुद्दों पर बात की, लेकिन जो जेनजी आया है, खासतौर जिसके 98 के बाद जो पैदा हुई जो पीढ़ी है, उसने ये सब चीजें शायद महसूस नहीं की हुई हैं। उनके लिए कुछ मुद्दे और कुछ दूसरी तरीके की जो बातें हैं, अभी भी लगातार 20 साल बनाम अगर देखें तो लालू के 15 साल उस पर भारी पड़ जाते हैं। आप 20 साल में बड़ी रेखा नहीं खींच पाए। 15 साल में बिहार को 150 साल पीछे कर दिए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को उनके 15 साल को पैक करके सही अगर देखो तो 20 साल में उन्होंने 40 साल बिहार को आगे किया है, अन्यथा बिहार तो बर्बाद हो जाता, बिहार तबाह हो जाता। बिहारी अगर कोई है तो दूसरे प्रदेशों में उसका सम्मान नहीं होता था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से बिहार का व्यक्ति देश के किसी राज्य में जाए, देश के किसी राज्य का व्यक्ति बिहार में आए तो अब एक दूसरे का सम्मान होता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो बिहार के लोगों के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब उनको किसी को लैट्रिन साफ करने वाला बताते हैं, कोई क्या क्या भाषा बोलते हैं। श्री राहुल गांधी जी उन्हीं को अपनी यात्रा के दौरान बिहार में बुला करके एक तरह से बिहार वासियों का अपमान ही किए थे। अभी जो युवा है, आज विपरीत मौसम था, मौसम खराब था। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दोनों हमारी सभाएं थी वो ऐतिहासिक हुई, अपेक्षा से दुगना भीड़ आई और युवा सबसे अधिक आया, महिलाएं सबसे अधिक आई। तो युवा कोई जंगल राज्य का उसको परिचय नहीं है। हम इस गलतफहमी में इसलिए नहीं है कि वो भी किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है। जिन लोगों ने जंगल राज देखा है, मुझे तो कई पत्रकार ऐसे मिले कि हम लोग लालू यादव जी के समय में अपना सरनेम नहीं लगाते थे और इस डर से नहीं लगाते थे अगर सरनेम लगा देंगे कोई राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति हमको मार देगा या अपहरण कर लेगा। ये पत्रकारों के कई पत्रकारों से मेरी व्यक्तिगत वार्ता हुई। पत्रकारों में डर था, पुलिस में डर था, प्रशासन में डर था, व्यापारियों में डर था, जो छोटी मोटी जिनकी जमीनें थी उनको डर था, सबको डर था। बिहार के बहुत सारे लोग लालू यादव जी के समय उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो जिले हैं वहां छोटे मोटे कारोबार किए, देश के अलग अलग प्रदेशों में गए। पलायन के लिए अगर कोई अपराधी है तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है और युवा एनडीए के साथ है और उसका विश्वास है मोदी जी पर भी और नीतीश जी पर। तो अब आखिरी में बस ये जानना चाहता हूँ कि एक फिगर देंगे कितनी सीटें एनडीए को आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को खासतौर से कितनी आ रही है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि हमारा एनडीए का पूरा मिला करके इस बार हम लोग 175 से 210 के बीच में रहेंगे आज की डेट में, हम कह सकते हैं। और अभी हमारा चुनाव लगातार चढ़ रहा है, बढ़ रहा है और लोगों का समर्थन भी हमारे लिए लगातार इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि विपक्ष की ओर से झूठे वादे लेकर के जो सिगुफा छोड़ा गया है उसके कारण से उनके प्रति और अविश्वास हो गया, इसलिए हमारा समर्थन और बढ़ रहा है, इसलिए हमारी सीटें लगातार बढ़ रही। इसलिए मैं कहता हूं कि 2025 में हम 2010 दोहराएंगे। सीट एनडीए के किस दल को कितने मिलेगी एक्चुअल नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 243 में अगर हम 200 पार करेंगे तो आप समझ सकते हैं सबका स्ट्राइक रेट बहुत जोरदार है। तो केशव जी, ये जो जीत होगी अगर आप मान लेते हैं, कर रहे हैं, तो ये जंगल राज की भय की होगी या सुशासन की जीत होगी? देखिए, जीत तो सुशासन की होगी, लेकिन जंगल राज की वापसी बिहार नहीं चाहता है। बिहार सुशासन चाहता है, विकास चाहता है, विकसित बिहार चाहता है, अपना उज्जवल भविष्य चाहता है, सुरक्षित जीवन चाहता है और उसका समर्थन एनडीए को मिल रहा है। और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं किसी को है कि एनडीए आएगा तो क्या करेगा। उनको विश्वास है कि जितनी अपेक्षा है उससे ज्यादा करेगा। डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार के खजाने से भी और बिहार सरकार के खजाने से भी, मतलब जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है वहां तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा और बिना भेदभाव के पहुंचेगा।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए। तो सुना आपने केशव जी को। मुझे लगता है कि जो कुछ ज्वलंत प्रश्न है बिहार की सियासत में, उनके जवाब तलाशने की कोशिश की अमर उजाला ने, और मुझे लगता है कि केशव जी आमतौर पे बहुत डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, जो जवाब देने होते दे देते हैं, और मुझे लगता है बहुत से जवाब मिले होंगे। और यहाँ तक उन्होंने ये तक मान लिया कि बिहार से, खासतौर से नीतीश से, महिला सशक्तिकरण पर बहुत कुछ सीखने को है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे 15 साल बनाम 20 साल में जंगल राज का डर और साथ ही सुशासन जो विकास हुआ उसके आधार पर वोट पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।